वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर, जिससे कि आपकी थ्योरी भी रिवाइज होगी, साथ में आपको काफ़ी चीज़ों के लॉजिक वापस से, अगर पहली बार नहीं समझ आए थे तो शायद अब समझ आ जाएं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आराम से 1 मिनट या आई थिंक 30-40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट आप पॉज करके इस पे सोचिए। ठीक है, द कैटायन दैट विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब इसके लिए आपने सोच लिया, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है सेकंड ग्रुप ऑनवर्ड, क्योंकि पहला ग्रुप तो HCl के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल क्लोराइड्स बनाता है। सेकंड ग्रुप में आपको सल्फाइड प्रेसिपिटेट मिलता है, H2S यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 3B में देखोगे, जो कि NCERT का फोर्थ ग्रुप है, वहाँ पर भी H2S यूज होता है। ठीक है, तो देखिए, अब इन चारों कैटायन में से Pb2 पॉजिटिव तो यहीं पे आपका प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इजीली कर जाएगा। ठीक है, देन कॉपर 2 पॉजिटिव भी यहीं पे है। देन आर्सेनिक 3 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव ये भी यहीं पे हैं ऊपर वाले में। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है नीचे। और हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, बेस की प्रेजेंस में जब आप H2S लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा डिसोशिएट होगा। इट विल जनरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। ठीक है, तो मतलब ये वाले जो आयंस हैं, इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए सल्फाइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बिकॉज इनका केएसपी हायर होता है। फाइन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि H2S को आपने HCl के साथ लिया, एसिडिक मीडियम में ही H2S ले रहे हो, जो कि खुद एक एसिड है, वीक एसिड। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H2S की जो डिसोसिएशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड, काफ़ी कम हो जाएगी वो। ओके, इसलिए यहाँ पे इस सिनेरियो में जो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी, पर फिर भी ये प्रेसिपिटेट कर गए, तो दैट मीन्स इनका खुद का केएसपी बहुत कम था। समझे? तो मतलब जितना नीचे वाला ग्रुप होगा, हायर ग्रुप होगा, उसका मेटल होगा, तो उसके प्रेसिपिटेट होने के चांसेस कम होंगे, है ना? क्योंकि जब पीछे वाला ग्रुप में कुछ नहीं मिलता, तब हम आगे जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलेगा और आगे जाते हैं। तो इन चारों में से जो हायर ग्रुप का मेटल आयन है वो सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो पहला क्लियर हो गया लॉजिक के साथ। अब चलिए नेक्स्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लो। यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई बोथ क्वेश्चन। आई थिंक 2 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए अब इसका थोड़ा सा इलेबोरेट सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम K3CO NO2 6 कहाँ पढ़ा था? कोबाल्ट का जब एनालिसिस चल रहा था, राइट? कोबाल्ट सल्फाइड जो होगा, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि प्रॉबेबली ये कोबाल्ट का सल्फाइड है, पहले उसको एक्वा रीजियम में डिसॉल्व करेंगे, तो ये कोबाल्ट क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। फिर उसको KNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ट्रीट करते हैं, तो ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, पोटाशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3 का। ठीक है, तो येलो हो गया ये, इसका कलर आ गया येलो। बेरियम क्रोमेट येलो है, पड़ा हुआ है। Na2ZN Fe6, सॉरी, Na2, क्या बोल रहा हूँ मैं, Na2 ZN2 FeCN6। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का कंपाउंड है ये, और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। एंड दिस वन इज ऑल्सो येलो, नॉट कलर्ड येलो इज डी ऑप्शन। देखो सेकंड वाले में क्या है, जब हमें आइडिया था कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट आया वाइट कलर का, वो जिंक का हो सकता है। ठीक है, मतलब जिंक सल्फाइड वो हो सकता है। तो उस वाइट प्रेसिपिटेट को हमने HCl के साथ ट्रीट किया, डाइल्यूट HCl, ZnCl2 बनेगा। अब इसमें अगर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हो, तो जिंक फेरोसाइनाइड बनता है, जो वाइट या ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट है। और दूसरा तरीका जिंक का क्या है, इसमें NaOH ऐड करो, दैट विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट, और एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करने पे इट विल बी सॉल्युबल, Na2ZnO2 बनाएगा। ये जिंक के लिए हो गया। एंड नेक्स्ट, जो हमारे पास अमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट, दिस इज द टेस्ट फॉर आर्सेनिक 3 पॉजिटिव। ओके, तो उसमें पहले अमोनियम थायो आर्सेनाइड बनता है, जो HCl के साथ रिएक्शन करके डिकम्पोज हो रहा था AS2S5 में, येलो प्रेसिपिटेट। फिर इसको कंसनट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व किया, आर्सेनिक एसिड बना। फिर उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड किया, तब जाके अमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट बना, येलो प्रेसिपिटेट। डन, रिवाइज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। पिंक कलर्ड सॉल्ट टर्न्स ब्लू ऑन हीटिंग। ये जो हमने कलर की ट्रांजिशन पढ़ी थी ना, कि
कूल में और हॉट में सॉल्ट का कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो ये पिंक और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन किसके लिए आपने देखा था? कोबाल्ट के लिए, राइट? और कोबाल्ट क्लोराइड का जब मैंने टेबल आपको मैं आई थिंक जहाँ पे डिस्कस कर भी रहे थे कि CuCl2 बनेगा, तो वहाँ पे लिखा था पिंक और ब्लू। ये डिपेंड करता है कि कोबाल्ट क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में है या एनहाइड्रस है। अब अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये पिंक है, और अगर ये एनहाइड्रस है तो ये ब्लू है। तो इसके हाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं तब ये ब्लू में कन्वर्ट होता है, राइट? तो आंसर इज ये ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन 1 मिनट फॉर दिस। ये तो आई थिंक काफ़ी आसान है कंपैरेटिवली, जल्दी हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर लो। देखो KMnO4 पर्पल है, इसको NaOH हॉट कंसनट्रेटेड OH नेगेटिव से ट्रीट कर रहे हैं और एक ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है। तो KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में ग्रीन जो सॉल्यूशन बनाएगा वो क्या होगा? दैट विल बी मैंगनेट, MnO4 2 नेगेटिव आयन। ओके, दैट इज ए। और इसको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन इट गिव्स पर्पल कलर कम्स बैक। पर्पल कलर वापस इसलिए आता है क्योंकि वापस से ये MnO4 नेगेटिव में टूट जाएगा, मतलब डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। इस रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अबव रिएक्शन? रुकिए, इसको मैं एनसीईआरटी से आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में हमने ये रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा हुआ है। ओके, आई ट्राइड, बट ये रिएक्शन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डीएनएफ ब्लॉक में तो ये नहीं दिया हुआ। तो चलो अब ये रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? MnO4 नेगेटिव जहाँ पे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में, ये बैलेंस नहीं करेंगे इसको हम, अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है मैंगनेट, दैट इज MnO4 नेगेटिव जहाँ पे मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस H2O प्लस हाफ O2, राइट? तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए पहला, NaOH एक्ट्स एज एन अल्कली। तो NaOH एक्ट्स एज एन अल्कली, आप बोलोगे सर ये क्या लॉजिक है? मतलब ऑब्वियस ही बात है, अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो अल्कली की तरह काम करेगा, लाइक ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ बेस का काम कर रहा है। मैंगनीज 7 से 6 में जा रहा है तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दिस इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? ये रिड्यूस हुआ 7 से 6 में, दैट मीन्स इसने रिड्यूस किया होगा। हाँ सॉरी, क्या बोलते हैं मैंने, ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। और ये वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो OH negative is not acting like a base but it is acting like reducing agent. तो सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन सॉल्यूशन इज +6। यस, ये जो ग्रीन सॉल्यूशन है, ठीक है, दैट इज MnO4 2 नेगेटिव जहाँ पे मैंगनीज +6 में, ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेप्स टेक प्लेस थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप ये रिएक्शन देखोगे कि पहले ग्रीन सॉल्यूशन बनता है और उसके बाद ये वापस से पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है, तो पर्पल कलर में क्या होगा? जो ये आपका मैग्नेट आयन है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करके वापस से KMnO4 बनाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, तो दैट विल अगेन बी रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो गलत ऑप्शन आ रही है दैट इज ए ऑप्शन। उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि NaOH को हम यहाँ पे अल्कली, ये है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट यहाँ पे इसका जो रोल है वो बेस की तरह काम करने का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पे भी आपको 1 मिनट लगाना है। आई थिंक ये भी डायरेक्टली हमने MgSO4 ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड Na2HPO4 forms a white crystalline precipitate. What is its formula? ये हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है ग्रुप 6 के एनालिसिस में, तो बस याद करिए। देखो अब ये था हमारा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए जो लास्ट में टेस्ट किया था कि ग्रुप 5 तक के आयन्स प्रेजेंट नहीं हैं, तब फिर सॉल्यूशन में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन हो सकता है, मतलब मैग्नीशियम का सॉल्ट वो हो सकता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। तो अमोनियम सॉल्ट मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, इसलिए लिखा है कि MgSO4 ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया? बिकॉज दैट विल मेक इट मोर सॉल्युबल इन वाटर। फाइन। तो अब Mg2 पॉजिटिव को जब Na2HPO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे देन इट विल गिव यू वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ MgNH4PO4। ठीक है,
डन। सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आईआईटी का है, आईआईटी का पीवाईक्यू है ये। तो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIEEE 2003 का है। चलिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो मतलब ये है कि आया हुआ है तो ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आपको फिर से आ सकता है। तो 1 मिनट फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये इंटरेस्टिंग और इसमें हिंट भी काफ़ी आसान दिया आपको। रेड सॉलिड था, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ के आई। ठीक है, के आई के साथ आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन है जो के आई के साथ रिएक्शन करेगा? इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 आना चाहिए था। अब थोड़ा आगे की कहानी और पढ़ लेते हैं। हीटिंग द रेड सॉलिड इन अ टेस्ट ट्यूब रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ वायलेट फ्यूम्स। तो वायलेट फ्यूम्स किसकी बनती हैं? प्रोबेबली आयोडीन की। मतलब ये जो रेड सॉलिड है इसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा, तो PB3O4 नहीं हो सकता, Hg नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो वायलेट फ्यूम से भी आपको आइडिया मिल गया आयोडीन के बारे में। और साथ में और भी क्लियरली बोला एंड डिपोजिशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ मेटल इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अपर पार्ट मतलब जो कूलर एरियाज हैं वहाँ पे। फाइन, तो यहाँ जो आपका रिएक्शन है दैट इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4। HgI2 था, हीट करने पे ये मर्क्यूरी प्लस आयोडीन में टूटता है, तो आयोडीन के वायलेट कलर के फ्यूम्स बनेंगी या वेपर बोलो, और जो मर्करी है इट विल डिपॉजिट ऑन द कूलर पार्ट्स ऑफ द या अपर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दिस डिपॉजिट्स ऑन अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। फाइन सर, व्हाट अबाउट द अदर थ्री, इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखो PB3O4 भी रेड ही होता है। ओके, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड। HgO ये भी रेड होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट ये भी रेड होता है। तो ये बाकी के सारे रेड हैं, मतलब सारे ही रेड हैं। ठीक है, और जब HgI2 को हमने Ki के साथ ट्रीट किया देन इट फॉर्म्स K2HgI4 दैट इज नेस्लर्स रिएजेंट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1 मिनट आराम से इस पे लगाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना और रिएक्शन के थ्रू भी कैसे सॉल्व करना है। देखो, कौन सा मिक्सचर है जिसको हम NaOH एक्सेस में लेके भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे? अब आपको ये लिस्ट याद रखनी है। दीज आर द कॉमन मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स एम्फोट्रिक हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, टिन, लेड, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो देखो लेड और जिंक दोनों ही इस लिस्ट में आ गए, मतलब दोनों के जो ऑक्साइड्स बनेंगे, हाइड्रोक्साइड बनेंगे, वो एम्फोट्रिक होंगे। तो मतलब लेड हाइड्रोक्साइड भी बना, जिंक हाइड्रोक्साइड भी बना। अब क्योंकि वो दोनों एम्फोट्रिक थे तो दे विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH। ठीक है, तो दोनों ही डिसॉल्व हो गए तो सेपरेट कैसे कर पाओगे? सेपरेट तो तब होगा ना, दोनों में से कोई एक डिसॉल्व हुआ, दूसरा प्रेसिपिटेट बना गया। फाइन, मतलब या ऐसा बोल दो कि एक का हाइड्रोक्साइड घुल गया और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहा, तब तो आप सेपरेट कर पाओगे। दोनों ही रिएक्ट कर गए तब भी नहीं, दोनों ही रिएक्ट नहीं किए तब भी नहीं। ठीक है, तो ये तो भाई साहब दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, तो इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली एल्यूमिनियम और जिंक अगेन, दोनों के हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, जिंक OH ट्वाइस, both are amphoteric, both will react with excess of OH negative and dissolve, तो ये भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। देन कम्स Fe3 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम तो डिसॉल्व हो जाएगा रिएक्शन करके एक्सेस में, फेरिक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर देखो टिन और लेड अगेन इसी लिस्ट में है। ठीक है, दोनों रिएक्शन कर लेंगे और क्या रिएक्शन करेंगे ये देखो। एल्यूमिनियम सबसे पहले OH नेगेटिव से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिसको फर्दर रिएक्शन करवाने पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोल दो या फिर टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, तो सॉल्युबल है। क्रोमियम के लिए केस देख लो। ठीक है, वैसे जिंक के लिए देख लीजिए, लेड के लिए, ठीक है, टिन के लिए, आर्सेनिक के लिए, बिस्मथ के लिए, सॉरी नॉट बिस्मथ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, सारे के सारे केसेस यहाँ पे आई थिंक क्वाइट विजिबल है। ओके, तो ये सारे रिएक्शन आपने एक बार ना प्रैक्टिस भी कर लेना है, ये पता भी होने चाहिए कि कौन एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव में डिसॉल्व हो रहा है और कौन नहीं हो रहा। राइट, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग
एन अमोनिया सॉल्यूशन। यही लॉजिक लगा के अब आप इसको अमोनिया के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। देखो अब इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने जो पढ़ा है लेक्चर में ऑलरेडी, उसी में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, अगर दोनों ही आयन अमोनिया से रिएक्ट कर गए और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, फिर तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों नहीं किए रिएक्ट, दोनों ही, तभी कैसे सेपरेट करोगे? ऐसा होना चाहिए कि एक रिएक्ट कर जाए अमोनिया के साथ और मे बी सॉल्युबल कोई प्रोडक्ट बना दे, और दूसरा रिएक्ट ना करे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहे। तब तो आप प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके बाहर निकालोगे और दोनों को सेपरेट कर पाओगे। समझे? तो अगेन आइडिया यही है कि एक रिएक्ट करे और दूसरा ना करे। अब ये वाली लिस्ट हमने पढ़ी है ड्यूरिंग द लेक्चर। देखो, फेरस और फेरिक, ये अमोनिया के साथ मतलब ऑलरेडी इनका हाइड्रोक्साइड है अगर, ठीक है, तो अब मतलब अमोनियम, एक्वस अमोनिया बोलो या NH4OH बोलो, बात सेम है। ठीक है, तो ये अमोनिया के साथ पहले तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, पर एक्सेस ऑफ अमोनिया में ये डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में ही रहेंगे। तो Fe3 पॉजिटिव ऐसे रहा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ये भी ऐसे ही रहा, ये भी डिसॉल्व नहीं हुआ। एक तो डिसॉल्व होना चाहिए था ना, तो ए ऑप्शन तो आउट होगी, क्योंकि ये दोनों ही सॉलिड फॉर्म में ही हैं, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा। नाउ एल्यूमिनियम एंड जिंक, अब देखो एल्यूमिनियम कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, जिंक, जिंक एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, टेट्रामीन जिंक बना रहा है यहाँ पे कलरलेस, तो एल्यूमिनियम वाला प्रेसिपिटेट रहेगा, ये वाला डिसॉल्व हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे फिल्टर करके। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। अब थर्ड को देख लीजिए, टिन और लेड। तो यहाँ पे जिंक, टिन और लेड वाला, हाँ इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, पर देखो आई थिंक जिस ग्रुप के लिए हम कर रहे थे वहाँ पे टिन और लेड वहाँ पे नहीं थे। तो टिन और लेड का अगर मिक्सचर होगा, तो वहाँ पे पहले क्या बनेगा, मतलब उनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे SnOH ट्वाइस और PbOH ट्वाइस। ठीक है, तो उनमें से दोनों ही फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, फर्दर आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना। ठीक है, इसको अगर लिखना है तो लिख ही लेते हैं, ये मिक्सचर ऑफ SN2 पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय NH4OH because neither SnOH twice or nor PbOH twice forms a soluble complex with ammonia. ठीक है, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव और कैडमियम 2 पॉजिटिव के लिए सेम चीज़, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, ये बोथ क्या करेंगे, दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि कॉपर क्या बना देगा, CuNH3 4 2 पॉजिटिव, और कैडमियम भी सेम चीज़ बनाएगा। ठीक है, ये वाला भाई साहब बना देंगे CuNH3 4 2 पॉजिटिव सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और ये वाले भाई साहब बना देंगे CdNH3 4 2 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही रिएक्ट कर गए, तो ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल नॉट बी यूजफुल इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि ये दोनों जो मेटल आयंस हैं, ये कौन कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है हमारा NCERT के अकॉर्डिंग फोर्थ ग्रुप में। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये आपका फोर्थ ग्रुप, और कॉपर 2 पॉजिटिव किस में है, ये आपका सेकंड ग्रुप में है। ओके, सेकंड, चलो सेकंड ही लिखो, क्योंकि हम उसकी क्लासिफिकेशन सेकंड ए सेकंड बी वाली नहीं करेंगे, तो सेकंड ग्रुप फाइन। तो बच्चे सेकंड ग्रुप में तो H2S जब एसिडिक मीडियम के साथ पास करते हैं, तो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव विल प्रेसिपिटेट एज CuS, राइट। पर एसिडिक मीडियम में जिंक का सल्फाइड नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जिंक सल्फाइड का KSP थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे H2S आपको NH4OH के साथ चाहिए होती है। ठीक है, नॉट इन एसिडिक मीडियम, समझ गए। तो ए ऑप्शन में क्या होगा, CuS विल प्रेसिपिटेट आउट,
बट जिंक वॉन्ट। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है, अब आपने H2S को अल्कलाइन मीडियम में लिया, तो अल्कलाइन मीडियम वाला सिनेरियो क्या होता है, अब देखो ऐसे समझो, कॉपर सल्फाइड तो H2S जब आप एसिडिक मीडियम में ले रहे थे तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, ये तो हो गया प्रेसिपिटेट, उसमें भी हो गया, जिंक नहीं हुआ। तो जब जिंक हो जाएगा तो ये तो तब हो ही जाएगा ना यार, क्योंकि इसका खुद का क्राइटेरिया बहुत कम है। मतलब ये भाई साहब 50 रुपये में खुश हो जाते हैं, ये बोलता है कि नहीं मेरे को 500 रुपये चाहिए। तो अगर आप 500 रुपये देने को रेडी हो तो उसमें ये तो पहले से सेटिस्फाई हो गया। तो जो रिएजेंट हायर ग्रुप्स को, ठीक है, सेपरेट कर पाता है या उनको प्रेसिपिटेट कर पाएगा, वो लोअर वाले को कर ही देगा। H2S जब अल्कलाइन मीडियम में होगा तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी हाई होगी कि अगर जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट कर जा रहा है तो ये तो डेफिनेटली करेगा। ठीक है, बोथ CuS एंड जिंक सल्फाइड विल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है ना, विल नॉट बी यूजफुल। अब देखो यहाँ पे हो गया ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास दोनों ही प्रेसिपिटेट बना गए, तो ये सेपरेट करना थोड़ा ना हुआ, एक को आप प्रेसिपिटेट करते, एक को नहीं करते, उसको बोलते सेपरेट करना। जैसे पहले ऑप्शन में कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन गया, फिल्टर करके इसको अलग कर लेंगे, ये फिल्ट्रेट में चला जाएगा। अब यहाँ दोनों प्रेसिपिटेट बन गए, कैसे सेपरेट करोगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका यूजफुल नहीं है। फिर NaOH सॉल्यूशन की बात करें, NaOH कैन बी यूज्ड, कैसे, जिंक टू पॉजिटिव एम्फोट्रिक है, तो NaOH के साथ तो वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव इज नॉट, कॉपर टू पॉजिटिव नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन को अगर हम देखें, यस NaOH can be used as zinc to positive is amphoteric but copper to positive is not। एक रिएक्शन कर जा रहा है और दूसरा रिएक्शन नहीं कर पा रहा। ओके, तो ये तो यूजफुल है, मतलब ये तो काम का है। अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब देखो अगर जिंक टू पॉजिटिव होगा तो जिंक NH3 4 मतलब टेट्रा अमीन जिंक बन जाएगा। यस, कॉपर के साथ CuNH3 4 टेट्रामीन कॉपर ये भी बन जाएगा, दोनों ही रिएक्ट कर गए, तो फिर ये भी यूजफुल नहीं रहा। तो डी ऑप्शन में जिंक NH3 4 2 पॉजिटिव एंड CuNH3 4 2 पॉजिटिव फॉर्म्ड। ओके, तो अब समझ आ रहा है ना, सेपरेट करने का मतलब है कि एक रिएक्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पासिंग H2S थ्रू देयर सॉल्यूशन कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। अब आ गया फिर से डाइल्यूट HCl वाला केस। अब तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको एकदम परफेक्टली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो H2S विद डाइल्यूट HCl, देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए तो सिंपली HCl ही काफ़ी था, क्लोराइड बनाने थे उनके, पर जो सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है वो फर्स्ट ग्रुप को भी क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना। जो हायर ग्रुप का रिएजेंट होता है वो लोअर वाले आयंस को भी निकालता चलता है। ओके, तो कॉपर टू पॉजिटिव और एंटीमनी 3 पॉजिटिव, इनमें क्या होगा, ये दोनों जो भाई साहब हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप को, ग्रुप 2 के, तो इन दोनों के ही सल्फाइड्स बन जाएंगे, CuS एंड Sp2S3, दोनों के सल्फाइड बन गए, सेपरेट कैसे कर पाए, कैन नॉट बी सेपरेटेड ना। देखिए जब भी आयन सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो सारे ही रिएक्ट कर जाएंगे उस रिएजेंट के साथ, ग्रुप रिएजेंट के साथ, तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते आप। ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो कैन नॉट बी सेपरेटेड, यही हमें बताना भी है ऑप्शन। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्योंकि ताकि एक क्वेश्चन के थ्रू हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो देखो Pb2 पॉजिटिव और कैडमियम 2 पॉजिटिव, इसकी बात करें, ये भी क्या है आपके पास, देखो ये भी तो आपके, अब एनसीईआरटी में एक्चुअली नहीं इतनी डिटेल में लिखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोला था कि जो टेबल एडिशन मैंने आपको दिखाया था उसको भी साथ में थोड़ा सा याद रखना। ये दोनों भी ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं तो इनको भी सेपरेट नहीं कर सकते। फिर ये बात करें तो लेड आपका ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 2 में भी आता है। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है क्या उस सेम ग्रुप में, नहीं, दैट इज इन ग्रुप 3। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के हैं तो दे कैन बी सेपरेटेड।
फाइन। जिंक 2 पॉजिटिव एंड मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ये भी आपकी सेम ग्रुप के मेंबर हैं, दैट इज ग्रुप 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ग्रुप 4 ये आपके ग्रुप 2, ये भी ग्रुप 2, ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2S, CuS एंड जिंक सल्फाइड। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों ही 2002 के हैं। चलो पहले एक कर लो। देखिए, अब यहाँ पे पहली इन्फॉर्मेशन जो काम आएगी दैट इज सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड हमने पढ़ा था। अल्कली मेटल के जो सल्फाइड्स हैं ये तो सॉल्युबल है, तो Na2S जो इन बाकी दोनों से तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा ही होगा। Na2S सबसे आगे आएगा, तो दो ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो गई। अब जो CuS है ये किस ग्रुप में आता है आपका? ग्रुप 2। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, दिस इज ग्रुप 2। और जिंक सल्फाइड किस ग्रुप में बनेगा? दैट इज ग्रुप 3B, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो ग्रुप 4। ओके, तो दोनों क्योंकि डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स हैं और हायर ग्रुप में जो प्रेसिपिटेट हुआ, दोनों सल्फाइड है, ठीक है, हायर ग्रुप में जो प्रेसिपिटेट हो रहा है वो हायर KSP वाला होता है। क्योंकि ग्रुप 4 में क्यों है ये? क्योंकि इट विल प्रेसिपिटेट विद H2S प्लस NH4OH प्लस NH4Cl। तो यहाँ पे सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और CuS का प्रेसिपिटेट होगा जब H2S HCl के साथ था, यहाँ पे सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम है, राइट? तो CuS का KSP बहुत कम है, जिंक सल्फाइड का KSP उससे ज़्यादा है। हायर द KSP हायर द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लॉजिक से हो गया सॉल्व आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्व सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो डायरेक्ट ही डाइल्यूट HCl, इमीडिएटली माइंड में क्या आना चाहिए? ग्रुप 1, क्योंकि सिर्फ डाइल्यूट HCl से ट्रीट कर रहे हो, कोई H2S नहीं है, NH4Cl कुछ नहीं है, मतलब ग्रुप 1। तो डाइल्यूट HCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट भी मिल गया, विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। क्लियरली PbCl2 के बारे में बात हो रही है। Pb2 पॉजिटिव को डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया, PbCl2 बनता है, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, क्योंकि इसका KSP कंपैरेटिवली हाई है अपने ग्रुप के बाकी दो आयंस के कंपैरिजन में। ठीक है, when H2S is passed through the hot acidic solution, a black precipitate, yes, हॉट एसिडिक सॉल्यूशन से अगर हम आप H2S को पास करते हैं तो क्या बन जाएगा? PbS, दैट इज द ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये ऑप्शन आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, एक्व सॉल्यूशन ऑफ FeSO4.Al2SO4 thrice and chrome alum is heated with an excess of Na2O2 and filtered. The materials obtained are, ये थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं से कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या इसमें? देखिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो आप अच्छे से, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना एस ब्लॉक में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसकी कहानी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो, Na2O2 किसमें ले रहे हो आप? एक्व सॉल्यूशन में ले रहे हो। Na2O2 को जब हम एक्व सॉल्यूशन में लेंगे, इट विल गिव यू NaOH प्लस H2O2, अल्कलाइन मीडियम जनरेट कर रहा है। अब आपके पास जो क्रोम एलम है वो कौन सा आयन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मतलब K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो K2SO4 का जो K पॉजिटिव है वो तो कुछ नहीं करने वाला, तो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स को तो हटा दो, वो तो कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, सल्फेट भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे मेन है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और FeSO4 और Al2SO4 थ्राइस, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से आपके पास Fe2 पॉजिटिव जो कि H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। Fe2 पॉजिटिव गेट्स ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, और ये फर्दर OH नेगेटिव से रिएक्शन करके बना देगा FeOH थ्राइस का ब्राउन प्रेसिपिटेट। ओके, ब्राउन रेजिड्यू तक की बात तो समझ आती है। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन जो होंगे, एल्यूमिनियम आप जानते हो पहले क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो होगा ये पहले, क्योंकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन तो नहीं होने वाली,
ओ एच नेगेटिव के साथ पहले जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो कि फर्दर ओ एच नेगेटिव के साथ NaAlO2 बना के सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इसका कोई कलर प्रेसिपिटेट ऐसा कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट क्रोमियम 3 पॉजिटिव? क्रोमियम 3 पॉजिटिव विल react the H2O2 to give you CrO4 2 negative yellow. ये CrO4 2 negative and this is yellow. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं अभी बोलूँगा कि जितने ज़्यादा आप आईआईटी के पीवाईक्यू करो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आईआईटी के पीवाईक्यूज में आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जो उसके रिएक्शंस इन्वॉल्व थे उनको भी रिवाइज करने का मौका आपको देंगे। और बड़े फंडू चीज़ें होंगी कि ये मिक्स किया, फिर ये प्रेसिपिटेट बन गया, ये फ़िल्टर किया, फिर ऐसा आया, फिर ये किया। तो वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे आपकी हर तरह का थॉट क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये डालने पे अच्छा फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। तो सॉल्यूशन अगर आप उसके बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, दैट विल हेल्प यू रिवाइज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन थ्योरी। ओके? अब देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, काम की चीज़ें हमें मिली। अब पहली बात देखो, कलरलेस फ़िल्ट्रेट, कलरलेस तो नहीं है कि CrO4 2 नेगेटिव का येलो कलर आ रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो कलरलेस फिल्ट्रेट तो नहीं होने वाला। ठीक है, डन। तो सॉल्यूशन आपका येलो रहेगा, जो फिल्ट्रेट आएगा वो। हाँ, जो रेजिड्यू है दैट विल बी ब्राउन, इसकी वजह से रेजिड्यू ब्राउन होगा, पर जो फिल्ट्रेट होगा मतलब फिल्टर करने के बाद जो बचा वो तो येलो कलर का होगा। इट विल बी ए येलो फिल्ट्रेट एंड ब्राउन रेजिड्यू। ठीक है, तो दिस इज द ब्राउन रेजिड्यू एंड ये दोनों मिला के दे फॉर्म येलो फिल्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution of some colorless salt or salts, on being boiled with an excess of NaOH produces a non-flammable gas. The gas evolution ceases after some time. Upon addition of zinc dust to the same solution, the gas evolution restarts. Salt is R. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर द एडिशनल नॉलेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका यहाँ पे काम आने वाला है। देखो, अब इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कुछ हमारे सीखने के लिए है। पहली बात है, देखिए कलरलेस सॉल्ट है और सारे के सारे ये जो एग्जांपल, इनमें अमोनियम इज द कैटायन। अब अगर आप इसको हीट करोगे, व्हाट डू यू थिंक विल बी फॉर्म्ड इन अल्कलाइन मीडियम? माइंड में आना चाहिए कि सर अमोनिया गैस बन सकती है, यस, है ना, इन चारों में अमोनिया गैस तो बनेगी। वाई? क्योंकि अमोनियम आयन है, ओ एच नेगेटिव भी है, NH4 पॉजिटिव एसिड का काम करेगा, ओ एच नेगेटिव बेस का काम करेगा, तो ये रिएक्ट करके NH3 प्लस वाटर देंगे। यस, अमोनिया गैस विल इवॉल्व। ठीक है, तो ये नॉन फ्लेमेबल गैस जो है, दिस इज अमोनिया। फाइन। अब ये कह रहा है कि जब ये गैस खत्म होगी, इवॉल्व होना बंद होगी, मतलब ठीक है जितना भी अमोनियम आयन थे वो सारे के सारे अमोनिया में कन्वर्ट होकर अब अमोनिया निकलना बंद हो गई मिक्सचर से। फिर जब आप जिंक डस्ट डाल रहे हो उस सॉल्यूशन में, तो वही गैस फिर से निकलना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो गैस एवोल्यूशन रीस्टार्ट्स। रीस्टार्ट्स का मतलब क्या है कि वही गैस निकल रही है फिर दोबारा से। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? देखो, अगर अमोनियम सल्फेट की बात करूँ मैं, इससे अमोनिया अमोनिया निकाल दिया आपने सारी। अब बचा जो सल्फेट है, उसमें मैं ज़िंक डाल दूँगा, ज़िंक डाल के मेबी चलो मैंने हीट भी कर दिया। डू यू थिंक दोबारा से सल्फेट से NH3 बनने का स्कोप है? नहीं ना, सल्फेट से आप बोल सकते हो सर SO2 बन सकता है, मेबी SO3 बन सकता है, अमोनिया तो नहीं बनेगा। ठीक है? देन अब देखो इसके पीछे की कहानी क्या थी? पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, ईज़ी हो गया। अब हमारे पास ज़िंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो जब आपके पास नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन है, ज़िंक उनको रिड्यूस कर देगा। ठीक है? जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। जिंक प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स यू ZnO2 2 नेगेटिव प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगे? अगर नाइट्रेट है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा ये NH3 में। नाइट्राइट है, उसको भी रिड्यूस कर देगा NH3 में। तो इसलिए दोनों केसेस में
नाइट्रेट भी और नाइट्राइट भी, यू विल गेट द, ये फिर से वही नॉन फ्लेमेबल गैस निकलना शुरू हो गई। ओके, तो ये आई थिंक जे मेन वाले पार्ट का तो नहीं है इसमें इंफॉर्मेशन यूज़ किया हुआ, एडिशनल है, तो एडिशनल भी अगर हम पढ़ लें थोड़ा बहुत तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट पाउडरी सॉलिड ए फॉर्म्स अ लाइट ग्रीन कलर solution with water which on treatment with potassium hexacyanopyrite gives a blue precipitate। आई थिंक याद आ गया होगा आपको, ब्लू प्रेसिपिटेट बड़ा ज़्यादा मैंने स्ट्रेस दे के बोला था उस समय पे। देखिए अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंट है, ठीक है, आई ऑलरेडी एडिड द डिस्कशन वाला पार्ट जो नोट्स का था। पहली बात, वाइट पाउडरी सॉलिड, ठीक है, कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस में लोगे तो वाइट है, FeSO4 भी वाइट है, ठीक है। और दूसरा लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर आपको Fe2 पॉजिटिव के सॉल्ट्स में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन अगर वाटर के साथ ये बना रहा है तो प्रॉबेबली फिर वो Fe2 पॉजिटिव आयन की वजह से ही होगा। चलो फिर अब आगे बात आई पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की। ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट गिव्स अ ब्लू प्रेसिपिटेट। देखो अगर यहाँ पे FeOH थ्राइस होता तो ये FeCl3 बनाएगा HCl में, फिर उसको आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ट्रीट करते हो तो पोटेशियम ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। और यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, गिव्स अ ब्लू प्रेसिपिटेट। तो ये प्रॉबेबली फिर प्रेशियन ब्लू की बात हो रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि सर आप तो बोल रहे हो Fe2 पॉजिटिव ये लाइट ग्रीन होता है, फिर यहाँ तो सर ये Fe3 पॉजिटिव की बात हो रही है क्योंकि प्रेशियन ब्लू तो Fe3 पॉजिटिव में आता है। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस इज Fe2 पॉजिटिव। समझे क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि अगर आपके पास Fe3 पॉजिटिव आयन है तो आप K4Fe2CN6 ले लो, ओके। बट अगर आपके पास Fe2 पॉजिटिव आयन है तो फिर आप K3FeCN6 ये लो, समझे? तो मतलब एक्चुअली अगर एक Fe2 पॉजिटिव है तो दूसरा Fe3 पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने हेक्सासाइनोफेरेट में Fe3 पॉजिटिव यूज़ कर लिया था तो दूसरा जो आयन है वो फिर Fe2 पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारे पास प्रेशियन ब्लू कलर बनता है। तो यहीं से आपको कंफर्म हो गया इसी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्रोमियम के सॉल्ट तो कलर्ड होते हैं, ठीक है। इवन फेरिक सल्फेट भी इट इज़ नॉट परफेक्टली वाइट, लिटिल ग्रेइश या येलोइश वाइट, ठीक है। तो प्योर वाइट ये नहीं होता। लाइट ग्रीन कलर जो था ये भी आपको स्ट्रांगली हिंट दे रहा है कि Fe2 पॉजिटिव आयन होने के चांस है। डन। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं IT 2002 का। ये हाँ थोड़ा सा एलेबोरेट क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से 2-3 मिनट लगा के सोचिए कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पार्ट आपको इसमें क्लियर हैं और कौन कौन से नहीं है, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपके लिए कुछ मैंने नोट्स भी ऐड किए हैं फ्रॉम द D&F ब्लॉक, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस को आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। अब बाकी की अगर हम हिंट देखें क्वेश्चन में, रेडिश ब्राउन गैस, राइट, K2Cr27 कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की याद नहीं आ रही? ये जो क्रिस्टलिन कंपाउंड है X, इसमें प्रोबेबली क्लोराइड आयन थे, उनको K2Cr27 से ट्रीट किया फॉलोड बाय कंसनट्रेटेड H2SO4, तो रेडिश ब्राउन गैस मिली। तो A इज CrO2Cl2, ठीक है, इज क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। अब X जो है दैट इज ए क्लोराइड सॉल्ट, इतना तो हमें पता लग गया। नाउ ऑन पासिंग A इनटू कास्टिक सोडा अ येलो सॉल्यूशन ऑफ B इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड को अगर हम OH नेगेटिव से ट्रीट करें तो ये क्या दे रहा है? अब देखो CrO2Cl2 अल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है, तो ये CrO4 नेगेटिव बनाएगा विच इज येलो कलर सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन है ये, दिस इज नॉट इनसॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल, तो येलो कलर का सॉल्यूशन आएगा। फाइन, तो येलो सॉल्यूशन ऑफ B इज फॉर्म्ड, तो दिस इज B। अब इसको, अब क्योंकि पोटाशियम से यूज़ किया था हमने, राइट, कास्टिक सोडा, ठीक है, तो आप इसको Na2CrO4 बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल CrO4 नेगेटिव बोलना है तब भी चलेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, a yellow precipitate C is obtained when solution of B is neutralized with acetic acid and then treated with lead acetate solution, okay। चलिए CrO4 नेगेटिव को फर्दर हम
इससे ट्रीट करेंगे एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। ओके, PCOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा PbCrO4, लेड क्रोमेट विच इज़ येलो प्रेसिपिटेट, तो ये बन गया कंपाउंड C। फाइन। When X is heated with sodium hydroxide, a colorless gas is evolved, which, when passed into solution of K2HgI4, gives a reddish brown precipitate of D। अब ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है, ये अगर आपको याद हो तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि X हमें ये तो पता है कि क्लोराइड का सॉल्ट है, पर किसका क्लोराइड? ठीक है, तो देखो X इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। कलरलेस, तो मतलब क्लोराइड के साथ जो भी वहां पे कैटायन था, वट एवर द कैटायन इज, वो कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन गैस का तो कलरलेस नहीं होती ना वो कलर, तो क्लोरीन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रही यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो मतलब जो कलर आ रहा है वो एक्स में प्रेजेंट कैटायन से आ रहा है। अब कौन कौन से ऐसे कैटायन हैं? एक तो अमोनियम हो गया NH4 पॉजिटिव, अगर ये होगा तो ये हीट करने पे अमोनिया गैस जनरेट करेगा, राइट। और किसका क्लोराइड है? किसी मेटल का क्लोराइड होगा तो वो तो गैस जनरेट नहीं करेगा। ये तो बात क्लियर है कि कैल्शियम क्लोराइड NaCl इस तरह का कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, दैट गैस व्हेन पास्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, ये तो आपका अमोनिया के लिए टेस्ट हो गया, सिंपल। तो अगर हमारा X इज NH4Cl, इसको OH नेगेटिव के साथ हीट करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी, और इस अमोनिया को फर्दर हम नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, दैट इज HgO, Hg, NH2I। दिस इज ब्राउन कलर कंपाउंड, यस, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ D। ये कंपाउंड D आ गया। तो बस यही ABCD हमें सारे सारे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने थे। ओके, तो बस इतने क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर अभी हम, बाकी आपको DPP मिलेंगी, DPP को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, और बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन से आपकी थ्योरी बार बार रिवाइज होती रहेगी। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।